अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा एवं विंध्य अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष ब्रजभूषण पांडे की संयुक्त तत्वावधान में एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक में सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रस्ताव पारित करते हुए तहसील का चक्रमंड नारेबाजी करते हुए सभी न्यायालयों को बंद कराते हुए सब रजिस्ट्रार कार्यालय भी बंद कराया गया और दिन भर न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव की कॉपी सभी न्यायालय को भेजी गई। गढ़ा थाना अंतर्गत पिछले सप्ताह भारत में शक्तिनगर गए अभिषेक रजक की दुल्हन के भाइयों ने मिलकर चाकू मारकर हत्या कर फरार होने के मामले में पुलिस ने आरोपी सगे भाई करण और अर्जुन को गिरफ्तार करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते सप्ताह आधारताल निवासी अभिषेक रजक अपने परिचित की बारात में शक्तिनगर गया हुआ था। इस दौरान किसी बात को लेकर घराती और बाराती में हल्का विवाद हो गया, जिसको लेकर अभिषेक रजक के द्वारा दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की जा रही थी। वहीं दुल्हन के भाई करण और अर्जुन को ये बात नागवार गुजरी और दोनों ने मिलकर अभिषेक से विवाद करते हुए चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और फरार हो गए। वहीं घायल ने मेडिकल अस्पताल में दम तोड़ दिया था। वहीं करण और अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। सर, एक शादी समारोह के दौरान एक चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हुई थी। आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। क्या कुछ मामला था, क्या वजह सामने आई है? इसमें 18 तारीख को आधारताल से एक बारात गोरेलाल रजक के लड़के की बारात जो है 90 क्वार्टर गढ़ा में आई थी, जहां पर बाराती और घरातियों के बीच में जो इसमें प्रार्थी अजय रजक है, इनके द्वारा जो रिपोर्ट कराई गई है कि घराती बाराती के बीच पहले कुछ मामूली विवाद हुआ था। वो विवाद सुलझ जाने के बाद ये लोग खाना खाने चले गए, परंतु उसी विवाद के चलते जो है अर्जुन रजक अपने भाई करण रजक को लेके आया और उसने जो फिर बताया कि ये जो अभिषेक रजक जिसकी मृत्यु हुई है, इसके साथ उसका विवाद हुआ था। तो करण रजक जो कि चाकू लेके आया था, उसने जो है अभिषेक रजक को 2-3 बार चाकू पैर में और जांघ में मारा है, जिससे आई चोटों के कारण जब उसको प्रार्थी जो पक्ष है उसके लोग अस्पताल ले गए तो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। अजय रजक की रिपोर्ट पर इसमें करण रजक और अर्जुन रजक के विरुद्ध धारा 103(1)(3)(5) भारतीय न्याय संहिता का अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनसे जो है घटना में प्रयोग किया गया चाकू जब्त किया गया है। न्यायालय आदेश से ये दोनों जो है वर्तमान में जेल में बंद है। इसमें प्राथमिक तौर पर जो वजह सामने आई है वो वजह ये है कि कुछ ही बात पर जो है घरेलू मतलब बाराती पक्ष और वधू पक्ष वर पक्ष के बीच में कुछ विवाद हुआ था, उसी के चलते ये घटना घटित हुई है। ये दोनों आरोपी इनका बैकग्राउंड क्या है और ये रिश्ते के लगते कौन है जहाँ इनमें विवाद? इसमें दोनों भाई जो हैं आपस में भाई हैं। जो इसमें मृत हुआ है वो दूल्हे पक्ष की तरफ से उन्हीं के समाज का व्यक्ति था और वो शादी में सम्मिलित होने आया था। जबलपुर के हनुमानताल थाना अंतर्गत मदार टेकरी में नवविवाहित सना बानो नामक महिला ने चूहा मार दवा खाकर सेवन कर लिया और वहीं गंभीर अवस्था में नवविवाहित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। थाना प्रभारी हनुमानताल धीरज राज ने बताया कि इलाज के दौरान नवविवाहित की मौत हो गई। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर मर्ग जांच में लिया है। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचार के दौरान महिला के बयान लिए गए, जिसमें महिला ने बताया कि वह रोजाना आमचूर का सेवन करती थी। वही रात में अंधेरा होने के कारण गलती से आमचूर समझकर उसने चूहा मार दवा का सेवन कर लिया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मामले को जांच में लिया गया है। सर कुछ पूछ रहे हैं। नाम क्या है अपना? नाम बताओ। नाम क्या है आपका? सना भाई। क्या हो गया है? क्या हुआ है? सिर दुख रहा है। ये कल क्या खा लिए थे आप? कल क्या खा लिए थे? कल क्या खा लिए थे? बात कीजिए, सर कुछ पूछ रहे हैं आपसे। चूहे की दवाई क्यों खा लिए थे? अंधेरा समझ के खा लिए। क्या समझ के खा लिए? अंधेरा। अंधेरा समझ के? अंधेरा मतलब धोखे से खाई क्या है? नहीं मतलब क्यों खा लिए? चूहा मार दवाई समझ में नहीं आई क्या? हमने बोले हम चूर की वजह से ही खा लिए। नहीं क्यों खा लिए हो? हम बोल तो रहे। नहीं कोई दिक्कत परेशानी थी? नहीं। तो फिर क्यों खा लिए? हम चूर का दौलत खा लिए।
चूरन समझ के खा लिए। तो काय का चूरन खाते हो रोज? जे आम का हाँ, आम का चूरन खाते हो रोज, वही समझ के खा लिए हो। और कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। महिला चूहे मार खाई है, कहाँ रहती है, कितने वर्ष की है, क्या कारण बताइए। ये सना बानो नामक महिला है 23 वर्ष की, जो कि मदार टेकरी में रहती है। ये 22 तारीख को दोपहर के समय अपने घर में, उनके घर में अंधेला था, तो उसका कहना है कि अंधेला था तो अंधेले में वो कोई चूरण खाती है, उस चूरण की जगह चूहा मार दवा खा ली। तो उसे 22 तारीख को एडमिट कराया गया रद्दी चौकी अस्पताल में, तो जहाँ इलाज के दौरान उसकी अगले दिन रात 10 बजे डेथ हो गई। क्योंकि वो नवविवाहिता थी तो इसकी जांच बड़ी गंभीरता से की जा रही है। कार वाले मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसके स्टेटमेंट भी लिए गए, तो उसने अपने स्टेटमेंट में भी यही बताया है कि धोखे से उसने चूहा मार दवा का सेवन कर लिया था। परिजनों पे कोई आरोप लगाया उनके परिवार वाले? परिजनों के ऊपर उस महिला ने कोई आरोप नहीं लगाए हैं। उनके महिला के परिजनों ने कोई? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आई है। बाकी हम लोग अभी और स्टेटमेंट लेंगे। पति क्या करता? पति के संबंध में अभी पूछताछ करनी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में संचालित मदरसों में औपचारिक शिक्षा शुरू करने की मांग की गई है। यह मामला सोमवार को सुनवाई के लिए लगा था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सैयद अशर वली वारसी के निवेदन पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने मामले पर 6 मार्च को सुनवाई के निर्देश दिए हैं। भोपाल के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हलीम खान और विधायक आरिफ मसूद की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि मदरसों की स्थापना धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की भांति मदरसों में भी आधुनिक व औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाए। जी, हमने 2 पिटिशन जो है PIL के माध्यम से जबलपुर में फाइल करी है, जिसमें एक पिटिशन तो हमने वक्फ बोर्ड के लिए फाइल करी है, जिसमें हमने मांगा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक केयर टेकर है, वो प्रॉपर्टीज का वक्फ संपत्तियां जो है उनका मालिक नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है, वक्फ एक्ट 1995, उस एक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड एक केयर टेकर है। क्योंकि इसी संबंध में एक पिटिशन हमने पहले फाइल करी है, जिसमें सरकार ने खुद ये कहा है, वो खुद ये माना है कि कई सारे जो खसरों में एंट्रियां हैं वो गलत हो गई हैं और उसको वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय किया जाना चाहिए। अहस्तांतरणीय से मतलब ये होता है कि भाई अगर वो हस्तांतरणीय है तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमने ये मांगा है, और ये देख रहे हैं हम कई बार से कि इस तरीके के विवाद आ रहे हैं सामने कि सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीनें ले ली और वक्फ बोर्ड ने वो जमीनें दे दी, तो वो चीजों से विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, बिना मतलब के केओस क्रिएट हो रहा है। तो उस चीज के लिए हमने ऑनरेबल कोर्ट से मांग करी है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ एक केयर टेकर है, केयर टेकर से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, म्यूटेट नहीं कर सकता, म्यूटेट से मैंने नामांतरण नहीं कर सकता, या सरकार उस जमीन पर एक्विजिशन नहीं कर सकती, उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि वो वक्फ की संपत्ति है। और इसी तरीके से दूसरी हमने एक पिटिशन फाइल करी है, जिसमें मदरसों के लिए हमने बात करी है कि साहब मदरसा जो होता है उसमें जो पढ़ाया जाता है, ये सालों से पढ़ाया जा रहा है, सदियों से पढ़ाया जा रहा है वो कोर्स। तो जब आर्टिकल 28, 29 और 30 में माइनॉरिटीज को अपनी इंस्टीट्यूशंस बनाने का अधिकार दिया है, माइनॉरिटीज को अपने एस्टैब्लिशमेंट्स करने का अधिकार दिया है, तो उस हिसाब से जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा रहा है वो भी अपने आप में एक फॉर्मल एजुकेशन हो सकता है। जैसा कि अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया है कि आलिम की डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट टू 12th है। तो जब वो 12th की इक्विवेलेंट डिग्री है तो फिर उसको फॉर्मल एजुकेशन की तरह ट्रीट किया जाना भी एक जरूरी स्टेप है जो देखा जाना चाहिए। और इसमें क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें भी अब यह हो गया है कि साहब कोई सा भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले 12th में वो आगे जाके कुछ भी पढ़ सकता है। तो क्यों मदरसे का बच्चा जो पढ़ रहा है उसको फॉर्मल एजुकेशन ना देते हुए उसको एक सेकेंडरी एजुकेशन की तरह ट्रीट किया जाए, हमने ये मांग रखी है ऑनरेबल कोर्ट से। आपका शुभ नाम है? मैं एडवोकेट अशहर वारसी, इंदौर से। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई ग्वालियर द्वारा पिछोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। पिछोर में उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर
डॉक्टर अखिलेश कनेरिया को आज रंगे हाथों ईओडब्ल्यू ग्वालियर की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। फरियादी श्रीमती रिंका लोधी ने बताया कि शासन की ओर से हमको मिलने वाले परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव का कुछ भुगतान इनके माध्यम से मेरे अकाउंट में डाला जाना था, जिसके एवज में उस राशि के 10% के कमीशन की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत दिलीप सिंह तोमर पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर को की गई, जिस पर से उसे शिकायत पर दिलीप सिंह तोमर पुलिस अधीक्षक महोदय ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर द्वारा निरीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में ट्रेप कार्रवाई करते हेतु टीम का गठन किया गया, जिसमें आज डॉक्टर अखिलेश कनेरिया को कार्यालय बीपीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछोर में 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ईओडब्ल्यू की आज क्या कार्रवाई हुई किशोर? हाँ, श्रीमती रिंका लोधी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बाचरौन के इनके द्वारा आवेदन दिया गया था श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ईओडब्ल्यू ग्वालियर को कि इनके डॉक्टर अखिलेश कनेरिया बीपीएम पिछोर द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। जो काम होते हैं उसमें हर मद में पैसे आते हैं, उस मद में परसेंटेज चाहिए था, उस हिसाब से इनके द्वारा रिश्वत मांग की जा रही थी। तो इसके संबंध में आवेदन दिया था, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आवेदन मुझे दिया जांच हेतु, उसके बाद रिकॉर्डिंग कराई गई और रिकॉर्डिंग उपरांत उसमें रिश्वत मांग स्पष्ट आई। उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर हुई और आज इनको 10,000 रुपये की पहली किस्त में रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। कितनी रिश्वत मांगी गई थी? इनके द्वारा 24,500 रुपये मांगी गई थी। कितना पैसा डालने के लिए ये रिश्वत मांगी? उसमें अलग अलग मद में था, 5,000 एक डाले गए थे, 70,000 एक डालने थे, 81,000 कुछ थे, पिछले साल का था 1,31,000, ऐसे कुल मिला के 24,634 रुपये मांगे जा रहे थे, लेकिन उसमें से 24,500 रुपये में तय हो गया। इस मामले में और कोई नाम सामने या कोई और बात? नहीं, अभी तक नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा इसका। क्या नाम है आपका? सर मैं रिंका लोधी हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बाचरौन। अच्छा, ये जो आज ईओडब्ल्यू में आपने शिकायत की थी, एक डॉक्टर रंगे हाथों पकड़े हैं, क्या है पूरा मामला? सर ये क्या है ना कि हमें पीबीआई मिलता है, जो प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि है, हर महीने की 15,000 रुपये मिलता है। तो उसका सर क्या है, ये 10% मांग रहे थे और मैंने पिछले साल भी मांगा था, तो उस टाइम पे नहीं दिया था, तो मेरा मतलब पीबीआई कार्ड भी दिया था और अभी मतलब उन्होंने बोला था कि अगर इस साल नहीं दोगे, और इस साल भी मेरा जब ये अप्रूव कर रहे थे उस दिन मैंने कॉल लगाया कि सर तो इनने मेरा 35,000 रुपये काट दिया था। और क्या कहते, अभी कितना बन रहा था? अभी सर अभी मेरा बन रहा था मतलब ये 10% की मांग कर रहे थे, तो 24,500 रुपये समथिंग जी मांगे थे इन्होंने। और ये फिर मुझे ठीक नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको ईओडब्ल्यू को शिकायत की 2 दिन पहले। तो ये कार्रवाई। किनकी शिकायत की? डॉक्टर अखिलेश कनेरिया जी हैं, प्रभारी बीपीएम है। प्रभारी बीपीएम है, कहाँ पे पदस्थ है ये हैं सीएससी पे छोड़ पे। सर कितने रुपए अभी लिए जब वो पकड़े गए? अभी आज 10,000 रुपये दिए थे मैंने। अच्छा, तो ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथों पकड़ा है? यस। इनके पास और क्या प्रभार है, क्या क्या काम करते हैं? ये आरबीएस के डॉक्टर हैं और इसका बीपीएम का प्रभार लिए हुए। ठीक है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बलदेव बाग स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी में पारिवारिक संपत्ति विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस विवाद को लेकर बुजुर्ग मां श्यामाबाई तिवारी और उनका बेटा सुधीर लगातार न्याय के लिए प्रयासरत है। बीते सप्ताह जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद इस सप्ताह भी वे अपनी गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि उनके बड़े बेटे सुनील तिवारी ने पारिवारिक मकान पर अवैध कब्जा कर लिया है और ना तो उन्हें अपना हिस्सा बेचने दे रहा है और ना ही संपत्ति संबंधी दस्तावेज सौंप रहा है। इतना ही नहीं, जब उन्होंने संपत्ति संबंधी कागजात मांगे तो उनके साथ मारपीट की गई और छोटे बेटे सुधीर को भी घर से निकालने की धमकी दी गई। जी बताएं क्या मामला है? आप कहाँ आए, किस मामले को? मैं एसपी ऑफिस आया हूँ। मेरी भाभी और भैया उनका लड़का है, उनके घर एक लड़की आती है, कोई यादवगढ़ की लड़की है, वहीं कहीं कॉलोनी में रहती है। मेरे को बहुत प्रताड़ित कर रहा है, मेरी और मेरी माँ को। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले। मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, मगर मेरे भैया भाभी और उनका लड़का और एक लड़की और आती है, बोलते हैं कि मैं अभी 4 महीने मेरे को फ्री में फंसा दिया रहा, मैं 4 महीने अंदर रहा। मेरे को फिर बोलते हैं अगर तुमने मकान बेचने की कोशिश करी तो अब की बार मैं तुमको ऐसा फंसवा दूंगा कि ज़िंदगी भर नहीं छूटोगी। कहाँ का मकान है? ये मेरा SBI कॉलोनी का मकान है, स्टेट बैंक कॉलोनी, सिंगल स्टोरी, थाना कोतवाली लगता है। अच्छा, भाई का क्या नाम है? भाई का नाम सुनील तिवारी है, भाभी का नाम वंदना तिवारी है
उनके लड़के का नाम अभिनव तिवारी मन्नू और लड़की का यादव है टिंकल यादव। तो माता राम के साथ क्या व्यवहार करते हैं? माता के नाम के संग अभी मेरे माँ बेटे को दोनों जन को मारा रहा है लोग। अच्छा, शिकायत नहीं करी आपने? शिकायत करी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसीलिए मैं एसपी साहब के पास आई हूँ। मेरा निवेदन है कि मेरे और मेरी माँ को न्याय मिले। आपका नाम? मेरा नाम सुधीर तिवारी। ये पहले वाला घटना का तो नहीं बताना है ना, वो हो अभी आज का जन सुनवाई चालू करें। आज जन सुनवाई में टोटल 50 शिकायतें आई। इसमें सभी प्रकार की शिकायतें आती, जनरली मारपीट से पति पत्नी के विवाद का, जमीन संबंधी विवाद का भी इसमें घटनाएं आई है और कुछ फ्रॉड से भी रिलेटेड कंप्लेंट्स आई है। इसमें सभी संबंधित थाना प्रभारियों को हमने सूचित किया है और उसमें तत्काल हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कृषि विभाग के वोटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वन विभाग की ओर से मंगलवार को ड्रमटगंज वनरेज कार्यालय पर उप प्रभागी वनाधिकारी मिर्जापुर शेख मुअज्जम, भाजपा गड़बड़ा धाम मंडल अध्यक्ष मिथिलेश सिंह व जिला पंचायत सदस्य राकेश पुंज ने हरी झंडी दिखाकर वाटरशेड यात्रा के वाहन को रवाना किया। कंपोजिट विद्यालय ड्रमटगंज के बच्चों ने वनकर्मियों और ग्रामीणों संग जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए प्रभात फेरी निकाली। बच्चों ने जल ही जीवन की आस, इसे बचाने का करो प्रयास, बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार, हर और हरियाली हर और खुशहाली करे, वहीं जल संरक्षण निभाए जिम्मेदारी आदि नारे लगाते हुए लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। भेसोड़ बल्लाए पहाड़ गांव में वाटरशेड निर्माण के लिए जिला पंचायत सदस्य राकेश पुंज, भाजपा मंडल अध्यक्ष मिथिलेश सिंह ने उप प्रभागी वनाधिकारी व रेंजर की मौजूदगी में भूमि पूजन किया। सीएम राइस विद्यालय नरवर के कैंपस 1 में तपस्वी सम्राट समिति आरोग्य धाम सोनागिर द्वारा नेत्र कैंप लगाया गया, जिसमें सीएम राइस विद्यालय के छात्र छात्राओं के निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया और साथ ही छात्र छात्राओं को मेडिसिन, ड्रॉप, चश्मा आदि का वितरण भी किया गया। कैंप का आयोजन प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक के प्रयास से लगाया गया, जिसमें विद्यार्थियों एवं सीएम राइस विद्यालय के शिक्षकों का नेत्र परीक्षण कर मेडिसिन वितरित किया गया। डबरा के सिटी थाना क्षेत्र की जवाहर कॉलोनी में एक सूने मकान में अज्ञात चोरी ने उस समय चोरी की घटना को अंजाम दे दिया जब फरियादी अपने परिवार के साथ कुंभ नहाने प्रयागराज गया हुआ था। चोरी की वारदात मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अज्ञात चोरों ने सूने घर से लगभग 5 लाख का सामान और नकदी चुरा कर रफू चक्कर हो गए। बता दें, शहर की जवाहर कॉलोनी में रह रहे पिंटू परिहार के सूने मकान पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पड़ोसियों ने सुबह मकान का गेट खुला देखा तो फरियादी पिंटू परिहार को सूचना दी, जिस पर पुलिस को चोरी की वारदात की सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। परिजनों के मुताबिक घर में लगभग 5 लाख रुपए नकदी रखे हुए थे, वहीं 3-4 लाख की चोरी की गई है, जिससे अज्ञात चोरों द्वारा ले जाया गया है। पुलिस प्रारंभ जांच में आसपास की गली में लगे मकान के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देख रही है। मैं, मेरी बहन, मेरी वाइफ और बच्ची घर में ताला डाल गए थे। घर में ताला डाल गए थे और चले गए। जाने के बाद हमें सवेरे सूचना मिली, फोन आया, बोले ऐसा ऐसा हो गया, तो लौट के आए। किन लोगों ने सूचना दी और क्या क्या सामान गया है? सामान को साहब बहन जी का पूरा जेवर है और हमारी वाइफ का जेवर है पूरा। करीबन कितने रुपए का सामान होगा? सामान होगा साहब 15 के आसपास में, 15 लाख की बात सामने आई है। मिंटू परिहार जी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें फिंगर टीम से एक्सपर्ट टीम भी बुलाई गई थी। फिंगर के उठवाए गए हैं और उसको अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह इन सबको देखा जा रहा है। सर, कहाँ थे परिवार के लोग उस समय जब चोरी की इतनी बड़ी बात? कुंभ जाने की बता रहे हैं, कुंभ स्नान करने लिए गए। कितने की चोरी होगी? अभी ये उनने चीज़ों का खुलासा नहीं किया मूल पूरा, लेकिन उन्हें एक अपनी मोटी मोटी वस्तुएं लिखा दी। मिर्जापुर 25 फरवरी 2025 मंडल आयुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह के साथ कल दिनांक 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत मां विंध्यवासिनी देवी के धाम विंध्याचल पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मंडल आयुक्त ने ड्यूटीरत मजिस्ट्रेटों व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि पर्व पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मां के धाम आने की संभावना है। सभी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी
केवल ड्यूटी ना समझकर बल्कि सेवा भाव के साथ श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार रखते हुए उन्हें सगमता पूर्वक मां का दर्शन कराएं ताकि वे अच्छे से दर्शन पूजन कर अपने गंतव्य को प्रस्थान कर सके। उन्होंने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी अपने ड्यूटी तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक उनके स्थान पर उनका प्रतिस्थानी नहीं आ जाता है। इस अवसर पर संबंधित मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।